इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? अच्छा, पिछली क्लास में हमने नेचर क्रिएटेड मेन एंड विमेन एज इक्वल्स हमने लेसन किया था और हमने कंप्लीट भी कर लिया था, उसकी बैक एक्सरसाइज भी कर ली थी। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके साथ साथ मतलब लेसन के जो मटेरियल है, रिसोर्स मटेरियल, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। संगीता मैम को मैं दे दूंगी तो वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ। वील हैव अ क्विक रिकैप, उसको एक बार देख लेते हैं सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेश रहे बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेसन। ओके, सो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये है, अच्छा, ये जो लेसन था इसके अंदर मैंने एक माइंड मैपिंग करके दिखाया है, आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। राइट, हाँ जी, आपको ये दिख रहा होगा माइंड मैपिंग जो है लेसन का, ठीक है। सो नेचर क्रिएटेड मेन एंड विमेन एज इक्वल्स, तो इसमें ऐसा कौन कौन सा डिस्कशन हुआ है, ठीक है, बिटवीन फादर एंड डॉटर एंड मदर एंड डॉटर। आपको पता है कि जो फादर है ही उसका नाम है टुम्बा एंड ही इज द लॉयर, और जो मदर है अशंगी, शी इज द जर्नलिस्ट। तो वो शी भी स्ट्रांगली बिलीव्स इन मेन एंड विमेन इक्वालिटी, मतलब वो आदमी और औरत, लेडीज और जेंट्स की इक्वालिटी, बराबरी में विश्वास रखती है, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा कि जो लड़की है, उनकी जो डॉटर है, उसके स्कूल में एक सिंपोजियम है, ठीक है, परिचर्चा है, जो कि मेन एंड विमेन इक्वालिटी पर है। इंसान, जो सब इंसान बराबर है, चाहे वो आदमी है या औरत है, दोनों को मिलकर घर चलाना चाहिए और बाहर भी काम करना चाहिए। ऐसे विचार रखते हैं उसके माँ बाप और वो खुद भी। तो इसके ऊपर पूरी परिचर्चा, पूरी डिस्कशन उसके घर में होती है। तो उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होता है? तो एक तो होता है दैट बोथ शुड गेट इक्वल एजुकेशन। यहाँ पे बोथ का मतलब है चाहे लड़का हो या लड़की हो। और आपने देखा होगा कि जो फादर है टुम्बा, हु इज अ लॉयर, वो अपना दोनों, अपना बेटा और बेटी दोनों को इक्वल एजुकेशन दे रहे हैं और दोनों के साथ इक्वल टाइम अपना स्पेंड करते हैं। और उनकी जो विचार हैं जब वो डिस्कस करते हैं अपनी बेटी के साथ, ठीक है, तो वो भी उनकी इक्वालिटी पे बेस्ड है। ना केवल ये, बल्कि आपने देखा होगा कि वो अपनी वाइफ के भी घर में जितने भी काम हैं, घर के डेली चोर्स जो हैं, उन्हें करने में हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करते हैं। इसके साथ ही मैंने नेक्स्ट किया है बोथ शुड शेयर वर्क। तो उनका क्या क्या डिस्कशन हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड गेट इक्वल एजुकेशन। नंबर टू, both should, मतलब whether wife or husband, they are doing some work, they should share the load। उनको उस काम का जो बोझा है, चाहे वो बाहर का है चाहे वो घर का है, शेयर करना चाहिए, बराबरी का करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट में होम और आउटसाइड डाल दिया। ये सब मैंने आपको आपके रिसोर्स मटेरियल में डाल रही हूँ। उसके बाद है बोथ डिजर्व इक्वल रेस्पेक्ट एंड राइट्स। अब वेदर इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, कोई भी है, इक्वल रेस्पेक्ट, हमें दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। हमारे लिए कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है और सबको बराबरी के राइट्स मिलने चाहिए। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा, है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन। सो ऐसे बहुत मतलब सारे राइट्स दे हैव बीन डिस्कस्ड और आपने भी पढ़े होंगे अपनी सोशल साइंस में। तो उनमें से ये जो राइट है, जिन बराबरी की हम बात कर रहे हैं, वो दोनों वर्क के लिए कर रहे हैं, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट है, ठीक है ना। सोसाइटी ग्रोज व्हेन मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर। और ये हमने क्यों करना चाहिए? बिकॉज हमारी सोसाइटी तभी ग्रो कर सकती है, जब हमारा समाज तभी इम्प्रूव कर सकता है जब
दोनों बराबरी से, दोनों बराबर कंधे से कंधा जोड़कर काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये उसकी पूरी लेसन की माइंड मैपिंग हो गई। इससे पहले मैंने समरी भी डाल दी है इसमें, जिसको कि मैं मराठी में और हिंदी में भी कर दूंगी, ताकि आप इसको पढ़ के जो है इजीली समझ सके। इसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, जैसे मैं भी डिस्कस कर लेती हूँ। हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। मेन कैरेक्टर्स का मतलब बच्चों होता है कि कौन जो मेन, जो 3 लोग हैं जिनके बीच में ये चर्चा चलती है, ठीक है, जिसके ऊपर कहानी निर्भर करता है। जो हमारी ये छोटी सी कहानी है जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर ऐसे कौन 3 मेन लोग हैं जिनके ऊपर कहानी जो है बेस्ड है। सो वो कौन हुआ, लेंथोई, टुम्बा एंड आशंगी। जिसके अंदर टुम्बा जो है वो फादर है, आशंगी क्या कौन है, मदर है, एंड लेंथोई कौन है, वो बच्ची है जो अपने मम्मी पापा के साथ इस बात का डिस्कशन करती है, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हुआ वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। कहानी कहाँ पर वो जहां पर हो रही है, मतलब जहां पर इट टेक्स प्लेस, जहां पर ये कहानी सुनाई जा रही है, जहां जिस जगह की, वो जगह कैसी है। अब आप यहाँ पे नोट करोगे कि नेचर इज एट पीस। जो नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, जो नेचर है, जो हमारा बाहर का जो बाहरी जो सुंदरता है नेचर की, वो इट मैचेस द पीस विच इज इनसाइड द होम, विच इज प्रिवेलिंग इन द फैमिली। इसका मतलब ये है कि जो शांति, जो प्यार, जो एक सुंदरता जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, बाहर करती है घर के बाहर, वैसी ही खूबसूरती घर के अंदर है। क्यों है, क्योंकि घर के अंदर एक समान विचार है, सबके अंदर कोई आपस में कोई भेदभाव, कोई ऊंचा या नीचा वाला जो है एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। और इसीलिए घर के अंदर एक प्यार है, शांति है, खुशियां हैं, और वही खुशी बाहर भी है। दैट इज इट, इट गोज हैंड इन हैंड विद नेचर विच इज आउटसाइड। जो नेचर बाहर है वही अंदर, दोनों जगह खूबसूरती है। ये बताया गया है कि घर के बाहर भी और घर के अंदर। तो घर के बाहर कैसी खूबसूरती है, द स्टोरी टेक्स प्लेस नियर अ स्मॉल स्ट्रीम। एक छोटी सा झरना है जो कि बह रहा है फ्रॉम द ग्रीन माउंटेन्स। वो ग्रीन माउंटेन्स के वहां से वो नीचे आ रहा है झरना, सराउंडेड बाय फर्टाइल लैंड। और वहां पर बहुत ही अच्छी उपजाऊ जमीन है ना, क्योंकि उसको पानी मिल रहा है, तो जमीन जो है वो बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है। और साथ ही साथ घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन है जिसके अंदर तरह तरह के फूल खिले, ठीक है। तो अगर आप आंखें बंद करो तो आप उस जगह की सुंदरता को देख सकते हो अपनी बंद आंखों से, ठीक है। और जब हम घर के अंदर जाते हैं तो वही सुंदरता, वही शांति घर के अंदर भी है, क्योंकि घर के लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं है और उनके अंदर आपस में कोई टकराव नहीं है। जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके बिलीफ्स हैं, जो उनके सोच है, उसके अंदर कोई टकराव नहीं। और जब ऐसा होता है तो घर के अंदर बहुत खुशियां होती हैं, ठीक है। हाउ डज द स्टोरी शो दैट मेन एंड वीमेन आर इक्वल। अब कहानी के अंदर ये कैसे बताया गया कि आदमी और औरत जो है बराबर के हैं। द स्टोरी शोज दैट आशंगी एंड टुम्बा वर्क टुगेदर। कहानी के अंदर ये चर्चा की गई है, ये बताया गया है कि आशंगी जो लेडी है ऑफ द हाउस, जो वाइफ है टुम्बा की, और टुम्बा जो लॉयर है, वो दोनों मिलके काम करते हैं। दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो उनके ऊपर एक जो भी एक ड्यूटीज आती हैं, जो उनको कार्य करने हैं अपनी फैमिली के लिए, वो दोनों मिलके करते हैं। एंड दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स एबिलिटीज ऑल्सो। और वो एक दूसरे की भी इज्जत करते हैं, ठीक है। कोई अपना मतलब ये दिमाग में नहीं है कि मैं हस्बैंड हूँ, या वो सोचे कि मैं वाइफ हूँ और मेरी चलनी चाहिए। तो दोनों में बिल्कुल बराबरी है। शोइंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। और वो वही इक्वालिटी को बताते हैं, जताते हैं या दिखाते हैं जो हम समाज में चाहते हैं, ठीक है ना। ये जो घर है, एक फैमिली है, ये एक रिफ्लेक्शन है, ये हमारी कौन सी सोसाइटी को, समाज को हम बिलोंग करते हैं। इट एक्चुअली शोज दैट, इट रिफ्लेक्ट्स दैट सोसाइटी। ओके, सो अगर फैमिलीज हेल्दी होंगी, मतलब अगर फैमिलीज की सोच अच्छी होगी,
तो सब फैमिलीज मिलके ही तो बेटा समाज बना रहे हैं ना, सोसाइटी बना रहे हैं, तो हमारा समाज भी हेल्दी होगा, ठीक है ना। What role does आशंबी play in the story? अब इसके अंदर आशंबी का क्या रोल है? आशंबी जो मदर है, आशंबी शी स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट। वो एक ऐसी औरत है जो कि बहुत मजबूत है, मतलब उसके इरादे भी बहुत मजबूत है, बहुत मेहनती है और बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। शी इज अ जर्नलिस्ट, वो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखती हैं। वो बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी, और वो जेंडर इक्वालिटी मतलब आदमी और औरत की इक्वालिटी में बिलीव करती है, ठीक है। शी टेक्स केयर ऑफ होम, वो ना केवल जर्नलिस्ट है, वो सिर्फ घर बाहर से बाहर जाके ही काम नहीं करती बेटा, अभी तो घर के अंदर भी शी टेक्स केयर ऑफ द होम, अपनी घर का देखभाल करती है, हर अपनी फैमिली का, शी लुक्स आफ्टर हर फैमिली एंड हर डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट टू द फैमिली। और जो अगर कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ डिसाइड करना होता है फैमिली से रिलेटेड किसी भी चीज में, तो ये नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड अपनी चलाता है, वाइफ और हस्बैंड दोनों एक साथ अपने डिसीजंस को एक साथ रखते हैं और उनको एक जैसा मान देते हैं, ठीक है ना, सम्मान देते हैं, राइट। तो ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीजों को भूलो नहीं। What role does टुम्बा प्ले इन द स्टोरी? और टुम्बा जो फादर है उनका क्या रोल है? तो टुम्बा इज हेल्पफुल, क्योंकि वो अपनी वाइफ की हमेशा हेल्प करते हैं कामों में। ही इज काइंड, बहुत दयालु हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल, और उन्हें मालूम है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको क्या क्या काम करने हैं अपनी फैमिली के, ठीक है ना। तो वो उन चीजों से भागते नहीं है। ही इज लॉयर, मतलब वो बाहर भी काम करते हैं एज ए लॉयर, वकील है, एंड सपोर्ट्स हिज वाइफ इन डेली चोर्स। डेली चोर्स का मतलब घर के रोजमर्रा के कामों में वो अपनी वाइफ की, अपनी पत्नी की हेल्प भी करते हैं। तो देखो, हस्बैंड और वाइफ मिलके जब काम कर रहे हैं तो दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण रख रहे हैं, इजंट इट। उनके बच्चे भी तो देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा मिलकर काम करते हैं, आपस में झगड़ते नहीं है, प्यार से एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, विचारों को महत्व देते हैं। तो ऐसे घरों के बच्चे भी फिर वैसे ही बन जाते हैं। तो इट्स लाइक अ चेन, ठीक है, ये कहीं से भी एक शुरुआत होनी चाहिए। और what lesson does the story teach about men and women? The moral is, हमें क्या सीख मिल रही है कि men and women should respect each other। हम आदमी और औरतों को अपनी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। They should work together, एक साथ काम करना चाहिए, and be treated equally, और एक बराबरी का दर्जा देना चाहिए। Just as nature intended, यहाँ पे नेचर का मतलब नेचर की बात नहीं हो रही है, बाहर के फूल पत्तों की, अभी तो हम बात कर रहे हैं गॉड की, ठीक है। गॉड ने हमें सबको बराबर का दर्जा दिया, हमें सबको बराबर बनाया, तो हमें बराबरी ही रखनी है, ठीक है। इसके अलावा भी बोलो अपने आप को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो जुड़े हैं, राइट, थैंक यू सो मच। ओके, हाउ इज नेचर डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी? नेचर इज डिस्क्राइब्ड, आई एम सॉरी ये बेटा रिपीट हो गया है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। संजना मैम, हाँ जी मैम। ये भालेर स्कूल को बोलना है मुझे। भालेर स्कूल, आप लोग गलत जगह पे आ गए हो, ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है आप। हाँ, चले। नवापुर जो गवर्नमेंट स्कूल है, हाँ, नवापुर, वो नवापुर इंग्लिश मीडियम की है। तो हमेशा गलती से छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमारे 7th क्वेश्चन पे, व्हाई इज आशंबी रिस्पेक्टेड बाय लेंथोई एंड टुम्बा? ऐसा क्या है आशंबी में कि टुम्बा जो उनके हस्बैंड है वो भी उनकी हेल्प करते हैं, और जो आशंबी है जिसकी स्कूल में परिचर्चा है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, वो भी आके अपनी मम्मी से, अपनी ममा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेती हैं, ठीक है ना। जैसे आप मम्मी पापा से हेल्प लेते हो, अगर आपके कोई भी कंपटीशन होता है, कोई इवेंट होता है स्कूल में, आपको उसमें भाग लेना होता है, तो आप जाते हो ना मम्मी पापा के हेल्प लेने के लिए। तो यहाँ पर जो रंतोई है, जो बच्ची है, वो भी अपनी मम्मा की से ही पूछने जाती है, पहले अपने पापा से पूछती है पॉइंट्स और फिर मम्मा से। एंड आशंबी इज रिस्पेक्टेड बिकॉज शी इज वाइज, वो बहुत ही एक
समझदार लेडी है, वाइज है, एंड गिव्स गुड एडवाइस, और वो जब भी कोई एडवाइस देती है ना, तो वो एक अच्छी एडवाइस होती है, हेल्पिंग देम लिव हैप्पीली एंड मेक फेयर डिसीजंस। और वो कभी भी गलत डिसीजन फैमिली से रिलेटेड हो या कैसे भी हो कभी भी नहीं लेती, उनके हर चीज में समझदारी झलकती है, ठीक है, मदर की। और इसीलिए फादर भी इक्वली इंटेलिजेंट है, वाइज है, तो जो डॉटर है वो उन दोनों से हेल्प लेती है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए कुछ मटेरियल्स में मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगी बेटा, इसके अंदर वर्ड मीनिंग्स भी डाल दूंगी, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उसे समझने में। तो ठीक है, और इसी के साथ मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ और हम चलते हैं अब नेक्स्ट उसकी तरफ। शेयर कर रही हूँ मैं आपका नेक्स्ट लेसन नहीं है, इट्स अ पोम। अच्छा, तो हम इसी के साथ नेक्स्ट पोम पे आ गए और इसका नाम है द वर्म। द वर्म का क्या मतलब है बेटा? हम यहाँ पे कीड़ों की बात क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो हमने मतलब उनकी तरह उसके ऊपर, कीड़ों के ऊपर एक कविता लिखी गई। तो बेटा बात यह है कि अभी जैसे हमने नेचर क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल्स, हमने बात करी ना कि इंसान को भगवान ने जो है बिल्कुल बराबर बनाया है, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो। तो उसी के साथ साथ अब हम देखो रिलेट कर सकते हैं लेसन को इसके साथ, कैसे कि चाहे इंसान हो या जानवर हो या एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, कीड़ा आप समझते हो ना, कीड़ा जैसे आप मक्खी, मच्छर, ये सब ग्रास होपर, ये सब कीड़े हैं, अर्थवर्म, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर्स, मकड़ी, है ना। तो आई नो हम लोग कई बार डरते भी हैं इनसे, पर ईश्वर ने ऐसे ही नहीं बना दिया इन्हें, इनका भी एक रोल है, ठीक है, हमारी इस दुनिया में, वो भी किसी रीजन से ही बने हैं। अब कितनी बार हम लोग डर कर जो है इन वर्म्स को मार देते हैं, ठीक है, कीड़ों को मार देते हैं क्योंकि हम डरते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये क्यों पैदा हुए, ये हमें डराने के लिए पैदा हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वर्म्स भी अपना रोल अदा करते हैं, ये भी, इनके पास भी एक रोल है, ठीक है, टू डिलीवर इन कीपिंग दी अर्थ इंटेक्ट, मतलब हमारी दुनिया को, इस अर्थ को, इस पृथ्वी को बचा के रखने में भी इनका एक योगदान है, ठीक है। और वो योगदान क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वर्म्स इन द टू रोल्स, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ये से आ गए हैं बच्चे। बेटा आप लोग गलत, ये इंग्लिश मीडियम है, आप मराठी मीडियम में चले जाओ बच्चों, आप मराठी मीडियम में जाओ बच्चों, ये नवपुर अभी भी है। ओके, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, वर्म worms they break down organic matter and recycle nutrients into the soil। अब आपको ये पता है, ये हम इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। फ्रेंड्स का क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है मित्र, ठीक है। एंड फार्मर्स कौन होते हैं? किसान। तो ये किसानों के मित्र कैसे बन गए, कभी सोचा आपने? ये जितने भी वर्म्स है ना बेटा, ये जब मिट्टी में होते हैं तो ये मिट्टी के अंदर घर बनाते हैं, ठीक है, ये उसका कुछ खाते भी हैं उसके अंदर कीड़े, फिर जब कुछ एक्सक्रीट भी करते हैं, उसमें से अपनी बॉडी में से निकालते भी हैं जो वेस्ट, वो वेस्ट भी मिट्टी के अंदर मिल जाता है, जो कि हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है। दूसरा, जब वो उसके अंदर अपना घर बनाते हैं और बाहर मिट्टी से आते हैं और जाते हैं, तो आपने देखा है छोटे छोटे मिट्टी के अंदर एक छेद से हो जाते हैं, ठीक है, हम मिट्टी के अंदर छोटे छोटे आपने छेद देखे होंगे। अब इससे जो है हमारी जो मिट्टी है वो पोरस हो जाती है, उसके अंदर हवा बहुत आराम से जाती है, ठीक है। अगर हम मिट्टी को छेड़े ना, बहुत दिन तक उसमें पानी देते रहे, तो आपने देखा होगा कि मिट्टी कैसी हो जाती है, बिल्कुल एक पत्थर सी बन जाती है। और उस पत्थर सी जब मिट्टी बन जाती है बेटा, तो उसके अंदर तो हवा नहीं जा सकती, ठीक है। अब हवा नहीं जाएगी अगर उसके अंदर, तो क्या होगा? जो उसके अंदर रूट्स हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं, जो उसकी जड़ें हैं पौधे की,
वो गलनी शुरू हो जाती है। तो हम कितनी बार है ना ऐसे ऐसे करके मिट्टी को थोड़ा सा खोल देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं में वर्म्स हो तो ये काम कौन करेगा? कीड़े करते हैं, क्योंकि कीड़े मिट्टी में से बाहर निकल कर आते हैं, फिर अंदर घुसते हैं। तो जब वो जाते हैं और आते हैं तो उनके आने और जाने से बेटा जो मिट्टी है वो पोरस हो जाती है, मतलब वो ढीली हो जाती है, और उसके अंदर हवा बहुत आराम से चली जाती है, पानी भी बहुत आराम से रूट्स तक पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। हमें डरना नहीं चाहिए उनसे। दे मेक आवर सॉइल रिच एंड सॉफ्ट एंड फर्टाइल। उसको बहुत रिच बना देते हैं, बहुत अच्छी सॉइल बना देते हैं, जो हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ में, हमारे अनाज को उगाने में बहुत महत्वपूर्ण मतलब उनका रोल होता है, एक उनका योगदान होता है उसके अंदर। ठीक है बेटा? एंड विच हेल्प्स द क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। और हमारे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर worms play a very important role in maintaining ecological balance and they are friends of farmers. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Think and write down how the following creatures are useful. जैसे ड्रैगन फ्लाई होती है, ड्रैगन फ्लाई आपने देखी है? एक उसके अंदर उसके पंख होते हैं, लंबी सी होती है, और वो पूरे खेतों में ऐसे ऊपर से उड़ती है। ठीक है? तो वो क्या काम कर रही है? ऐसे उड़ उड़ के क्या कर रही हैं? डरा नहीं रही हमें। दे ईट मस्किटोज एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स हमारे क्रॉप्स को हानि पहुंचा सकते हैं वो घूम घूम कर उनको खा लेते हैं। ठीक है ना? तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्पाइडर्स, मकड़ियां, मकड़ियां क्या करती हैं? वो छोटे कीड़ों को पकड़ लेती हैं अपने जाल में। जब वो जाल नहीं बुनती है, आपने देखा होगा मकड़ियां जाल बुनती हैं, तो उसके अंदर कभी कभी कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, तो वो उनको खाती हैं। चलो इसी से मैं आपको फूड चेन की बात करती हूँ। आपने साइंस में फूड चेन पढ़ी होगी ना? तो हम फूड चेन का क्या मतलब होता है कि हम देखते हैं कि एक छोटा सा एक कीड़ा है, उसको आके एक बटरफ्लाई ने खा लिया। बटरफ्लाई को एक बड़े किसी सपोज एक फ्रॉग ने, ठीक है, आप ये देखा है ना, मेंढक, मेंढक आके जो है आपकी बटरफ्लाई को खा गया। मेंढक को किसने खा लिया? किसी एक तो कोई बड़ी कोई एक बर्ड आ गई ईगल जैसी, या कोई सांप आ गया उसने खा लिया। तो एक चेन बनती चली जाती है। जैसे हम नदी की बात करते हैं, छोटी मछली होती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी को और बड़ी मछली खा जाती है, क्योंकि वो उसका खाना है। तो ये एक चेन बनता है, फूड चेन बनता है। ठीक है ना? सांप है, सांप को नेवला खा गया, नेवले को किसी और जानवर ने खा लिया, मतलब कोई और पक्षी बड़ा सा या कोई जानवर खा गया। छोटे जानवरों को बड़े जानवर खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। और फिर हम इंसान भी कई बार जानवरों को मार के खाते हैं, राइट? तो ये ऐसा कोई भी, ये कोई गलत चीज नहीं है। ये हमारी फूड चेन बनी हुई है, और आपने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो जब इस तरह से फूड चेन बनती है बेटा, तो हमारी पूरी जो हमारा नेचर है वो बैलेंस्ड रहता है। नहीं तो कोई भी एक प्रकार का जानवर या कीड़ा बहुत ज्यादा तादाद में हो जाएगा। ठीक है? तादाद मीन्स पॉपुलेशन में। तो उसको बैलेंस करने के लिए बेटा, अब ज्यादा मुझे तो साइंस का इतना पता नहीं है, बट थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है उससे मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये फूड चेन हमारी नेचर में बहुत जरूरी है। ठीक है? ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, हमारी एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है? ताकि मतलब जिससे कि हम भी जीवित रहें और वो भी जीवित रहें। ठीक है? फिर आया हमारी एंड्स, चींटियां। दे कीप द सॉइल लूज बाय मेकिंग द टनल्स हेल्पिंग इन क्लीनिंग वेस्ट। ये मैंने आपको अभी बताया कि जब वो अपनी चींटियां जब छोटे छोटे घर बना लेती हैं मिट्टी के अंदर, तो वो उस मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा फर्टाइल बना देती है। उसके बाद हनी बीज, आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खियां हैं वो फूल में से, फूल के ऊपर बैठ के वहां से पोलन्स लेते हैं, नेक्टर, उसका रस चूस लेते हैं, उसको जाके अपने घर में स्टोर करते हैं। वहां पर आपने देखा हनी कोम, ये जो है छत्ता जिसे कहते हैं, हनी बी का छत्ता जिसे कहते हैं, देखे होंगे ना आपने, बड़े बड़े पेड़ों पे छत्ते लटके हुए होते हैं, कई बार घरों के कोनों में भी लटके हुए होते हैं। हालांकि हमें डर बहुत लगता है क्योंकि कभी कभी वो काट भी लेते हैं अगर हम उन्हें छेड़ते हैं। लेकिन आपने जो आप हनी लेते हो, जो आप शहद खाते हो बेटा, वो कहाँ से ले मिलता है?
वहीं से मिलता है शहद, ठीक है ना। कई बार तो इस तरह की हनी बीज के छत्तों को हम हनी बीज को पाला जाता है ताकि वो छत्तों में अपना वो शहद जो लेकर आते हैं फूलों से और वो वहां पर जमा करते हैं, तो फिर उसके बाद हम वही शहद को निकाल के बाजार में बेचते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है खाने में शहद, ठीक है ना। तो इस तरह के हनी बीज करते हैं। अर्थवर्म्स जो होते हैं, अर्थवर्म्स का मतलब मिट्टी में रहने वाले वर्म्स। अर्थ का मतलब जो हमारी पृथ्वी है और उसके ऊपर क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। तो दे इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैटर विद द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर को कभी कभी कीड़े मकोड़े जो हैं बेटा मिट्टी में मर जाते हैं, ठीक है। और जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज हैं, जो उनके वो बड़ी जैसे ना मिट्टी में सड़ जाती है, और वो सड़ के जब मिट्टी में मिक्स हो जाती है बेटा, तो वो हमारी मिट्टी को और उपजाऊ बना देती है, ठीक है ना। आपने ये भी सुना होगा एक कंपोस्ट पिट बनाया जाता है, साइंस में शायद पढ़ा हो, कंपोस्ट पिट, जिसमें एक गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर हम सारी ऐसी छिलके वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के और इस तरह की चीजें हम उसके अंदर जो है डाल देते हैं ताकि वो सड़ जाएं और वो एक कंपोस्ट बन जाता है उसके अंदर। वो सड़ सड़ के और फिर हम उसी मिट्टी को हम एज खाद, फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपने पेड़ों के लिए, अपने अनाज के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो कीड़े मकोड़े भी तो मर जाते हैं कई बार मिट्टी के अंदर, और वो मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो हम कभी भी उनको, हम तो अलग नहीं कर सकते। हालांकि आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये कभी कभी ना मिट्टी को पानी के ऐसे कप ले लेते हैं, उसमें पानी में डाल देते हैं। ये मैंने भी साइंस में जब हम छोटी थी तो किया था, कि हमने डाल देते थे तो ऊपर सारे जो है ना जो कीड़े मकोड़ों के जो रिमेन्स होते हैं वो जो ऊपर आ जाते हैं, काले 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 से होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। वो मिक्स होने से वो हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को और उपजाऊ बना देते हैं। तो आप ये देखो ना कि अगर भगवान ने कीड़े मकोड़े भी बनाए हैं तो कुछ सोच के बनाया है ईश्वर ने, ठीक है ना। तो सिर्फ ना केवल हमने लेडीज और जेंट्स में बॉय एंड गर्ल में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बट हमें वी शुड अलाउ लिव एंड अलाउ अदर्स टू लिव। हमें दूसरों को भी जिंदा रहने का मौका, उनको पूरा हक है, क्योंकि उनको भी एक छोटी सी जिंदगी मिली है ईश्वर से, है ना। तो हमें उनको जीवित रहने देना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए। लिटिल क्रीचर्स इन नेचर कैन ऑल्सो बी योर टीचर्स। और वो हमारे एक तरह से हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? तो बीज हमें क्या सिखाते हैं? टीम वर्क। आपने देखा है हनी बीज जो है, एक हनी बी नहीं काम करती, सारी हनी बीज मिलके उस शहद को बनाती हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक रानी भी, एक क्वीन हनी भी होती है, और वो उसको प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है ना। क्योंकि वही फिर वो अंडे ले करती है उसके अंदर, ठीक है, उसमें। तो आप ये देखो कि सिर्फ सारी हनी बीज मिलके उस हनी कोम को, उस छत्ते को बना के रखती हैं, उसके अंदर शहद जुटा के रखती हैं। वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उससे क्या दिखता है? टीम वर्क, कि हम एक अकेला इंसान काम नहीं कर सकते, हमें सबको मिलके काम करना चाहिए, ठीक है ना। और एक जितनी वो तत्पर रहती हैं काम करने के लिए, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बिल्कुल नहीं रुकती काम करने से। तो ऐसे ही हमें भी मेहनत करना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। टीम वर्क का मतलब मिलकर, ठीक है ना। फिर आया हमारी जो चीटियां एंड्स हैं, वो हमें क्या सिखाती हैं? डिसिप्लिन सिखाती हैं, यूनिटी सिखाती हैं, सेविंग फॉर द फ्यूचर सिखाती हैं। आपने देखा होगा जो चीटियां हैं, जब सर्दियां आने लगती हैं तो ये लोग सब हाइबरनेट करते हैं, ये लोग सब छुप जाते हैं। हमें सर्दियों में तो ये कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई देते, तो कहाँ चले जाते हैं? वो लोग अंदर चले जाते हैं मिट्टी के, ठीक है ना, वो लोग छुप जाते हैं। लेकिन अगर वो वहां पर 6 महीने या 4 महीने छुपे रहते हैं तो क्या खाएंगे? तो वो आप देखो कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करते, अपना समय को ऐसे ही बेकार नहीं करते, वो तत्पर रहते हैं अपने काम को, हर टाइम वो काम करते हैं। चींटियां जो है, आपने देखा होगा, छोटे छोटे चीनी के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने सब इकट्ठे कर करके लेके जाती हैं, है ना। और एक नहीं, सब मिलकर करती हैं, एक ही लाइन में चलती हैं।
और आप उनकी लाइन को अगर जरा सा डिस्टर्ब भी कर दो तो वो दोबारा लाइन अपनी बना लेती हैं। तो एक तो वो टीम वर्क तो दिखा ही रही है, दूसरी बात क्या दिखा रही है वो, डिसिप्लिन। उनको ये मालूम है कि हमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, और यही चीज हम बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जब एग्जाम हमारे सर के ऊपर होते हैं, हमें सिर्फ तभी नहीं पढ़ना चाहिए, हमें रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा, हमें चीजें भी ढंग से समझ में आएंगी। हमारे पास अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी समझने में, तो वो हम टाइमली अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं। और अगर हम लास्ट मिनट उस चीज को करेंगे तो मुश्किल होता है, फिर हबड़ दबड़ मचती है करने में, फिर आधी चीजें छूट जाती हैं, इजंट इट? तो हमें एंड्स डिसिप्लिन सिखाती है, टाइम से काम करना सिखाती है, और बीज मिल के काम करना सिखाती है। स्पाइडर्स दे टीच अस पेशेंस एंड क्रिएटिविटी इन मेकिंग द वेब्स। अब आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक स्पाइडर था, वो अपने ऐसे ऐसे करके चढ़ने की कोशिश करता है, वो नहीं चढ़ पाता, वो गिर जाता है, उसके बाद वो दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है। तो वो तत्पर रहता है अपने काम को करने में, वो थकता नहीं है, ठीक है। अभी कभी कभी स्पाइडर्स जब अपना वेब बनाते हैं, मकड़ी का जाला बनाते हैं, कभी कभी उनका जाला टूट जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो हारते नहीं है, निराश नहीं होते हैं, वो फिर तुरंत अपने उस काम में लग जाते हैं। दे अगेन ट्राई टू मेक इट, क्रिएट देयर वेब। तो वो मकड़ी का जाला वो बुनते हैं। अच्छा, क्या रीजन है मकड़ी के जाले को बुनने के लिए? ये उनका एक प्रकार का घर है जिसके अंदर वो और कीड़े मकोड़े जब उड़ के उसके अंदर फंस जाते हैं तो वो मकड़ी खा लेती है, वो इस तरह से अपना खाना जो है अपना ले लेती है, ठीक है ना। और अगर वो कॉबवेब अपना वो नहीं बनाएगी, अगर वो मकड़ी जाला नहीं बनाएगी, तो वो कैसे खाना खाएगी? वो कोई छिपकली तो है नहीं कि वो दीवारों पे चलकर जो है उसको कीड़ा मिले और वो खा जाए, ठीक है। तो वो स्पाइडर्स जो है वो इस तरह से तत्पर रहती हैं, अगर वो नहीं बना पाती तो अगर वो जाला हम तोड़ देते हैं वो दोबारा बनाती हैं। तो देखो कितनी लगन है उनके अंदर काम करने की। सो दे और पेशेंस, मतलब ये नहीं है कि वो परेशान होकर छोड़ देती हैं कि अरे हमारा तो बार बार मकड़ी का जाला टूट रहा है, हमने नहीं बनाना। एंड क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स, आप क्रिएटिविटी देखो उनकी कि वो कितना सुंदर जाला बुनती हैं। ऐसी क्या हुनर है उनके अंदर कि वो इतने सुंदर जाले को अगर आप ध्यान से देखो तो वो इतने बारीक बारीक, उनके कहाँ से वो धागों जैसे एक जैसे सिल्वर से धागे जैसे होती हैं जिनसे कि वो आपस में उनको लाकर जोड़कर और उनको कैसे बनाती है, बुनती हैं, ठीक है ना। तो हम उनसे ये चीजें भी सीखते हैं। कैटरपिलर से हम क्या सीखते हैं? टीचर्स दैट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ। कैटरपिलर से क्या बनता है? बटरफ्लाई बनता है कि नहीं? तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ में? लाइफ जब हम पैदा होते हैं, हम छोटे से बच्चे होते हैं, उसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, फिर हम और थोड़े बड़े होते हैं तो हम कॉलेज जाने लगेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े और बड़े होंगे तो हम नौकरी करने लगेंगे, फिर और बड़े होंगे तो फिर हमारी भी फैमिली हो जाएगी, राइट। तो कभी भी लाइफ सेम नहीं रहती, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज ऑलवेज अ चेंज। तो हमें कैटरपिलर वो भी जो चीज सिखाता है कि वी शुड वेलकम चेंज, वी शुड वेलकम दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर है तो हमें रोने की तो सब समय एक जैसा नहीं रहता बेटा, ठीक है ना। तो ये हम चीजें, कितनी चीजें, वो देखो हमारे लिए कितनी, हमें कितना, वो दे आर टीचर्स, वो हमें कितनी चीजें सिखा रही हैं, ये सारे कीड़े मकोड़े। और इसी के साथ हम आते हैं, अब हम आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आर्केक जिसे हम कहते हैं, जो कि इस पोम में यूज हुए हैं। बेटा ये एक ऐसे शब्द है, आर्केक एक ऐसे शब्द हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के दी है आपको, अभी मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये वाली लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे दाई को योर है, दाई मीन्स अगर दाई बोला तो इसका मतलब है योर, तुम्हारा। बीइंग मतलब लाइफ, बेस्टोड मतलब गिफ्टेड, कोई चीज आपके ऊपर एक दी गई आपको, है ना, कि जैसे भगवान ने, ईश्वर ने हमको लाइफ दी, जिंदगी दी। उसके बाद दी मतलब यू, दाओ मतलब यू, कांस, कैन को कैंस्ट मतलब एस-टी, कैंट, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं बेटा, ये सारे आर्केक वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी किसी समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होते थे लिटरेचर में।
अभी आप विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ कविताएं उठाओ, विलियम शेक्सपियर के कुछ ड्रामा प्लेज उठाओ, अब ये नाम आपने तो नहीं सुने होंगे, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वाले इनके ड्रामा, विलियम शेक्सपियर के, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम्स, विलियम शेक्सपियर ने भी पोम्स लिखी हैं, उनकी भी कुछ कविताएं हैं, ठीक है, आप जो है आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आप देखोगे कि उनकी कविताओं में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उपयोग करे गए हैं, ठीक है, और ये वाले शब्द जो है उस जमाने में, उस समय ये बहुत प्रचलित थे, दे वर यूज्ड, ठीक है, लिबरली, लेकिन आज नहीं होते। आप जब हम अपनी बातें करते हैं आपस में तो हम दाए एंड दाओ एंड दी नहीं करते, ठीक है, पर ये उस टाइम पर दिस वाज द कंटेम्प्रेरी, उस समय की ये भाषा थी, ठीक है, जिनका कि ये मैंने मीनिंग यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पे मैंने थीम लिखा है, बिफोर वी स्टार्ट द पोम, हम इस कविता को स्टार्ट करें, हमें ये समझना है कि इस कविता का मूल क्या ऐसा विचार है जो कवि जो है हमें बताना चाह रहा है। The poet urges us to remember that every creature on this earth is created by God for some purpose. मैं इसको पढ़ रही हूँ, मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दी है, ठीक है। The poet urges us to remember that every creature on this earth is created by God for some purpose. हर creature, हर एक कीड़ा, ठीक है, हर एक जानवर, हर एक रेप्टाइल, हर एक मतलब इंसान, कोई भी हो, सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, कोई भी ऐसी फालतू में पैदा नहीं हुआ, ठीक है। और हम इंसानों में भी अगर हमने जन्म लिया है बेटा, तो हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल है, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जो ईश्वर ने हमको एक हमारे जीवन के साथ साथ हमें पैदा जब किया, हमें वो दिया है। इट्स कॉल्ड इनेट टैलेंट। हमारे अंदर एक ऐसी खूबी होती है, हर एक बच्चे के अंदर एक ऐसी खूबी होती है जिसे ईश्वर ने उसको दिया है। वो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है, हमें देखना होता है कि वो ऐसी कौन सी खूबी हमारे अंदर। तो कोई भी भगवान ने ऐसे ही नहीं हमें पैदा कर दिया, ठीक है। वी मस्ट हेंस रिस्पेक्ट एवरी क्रीचर। और जब ईश्वर के द्वारा दी गई है ये जीवन, चाहे छोटे कीड़े मकोड़ों को दिया गया हो, तो हमें क्यों नहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें देनी चाहिए ना इज्जत हर क्रीचर को, बिग और स्मॉल, फॉर ईच हैज इट्स ओन रोल टू प्ले इन दिस यूनिवर्स। इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं जो पैदा हुए हैं, सबको ईश्वर ने पैदा किया है और ईश्वर ने जीवन दिया है और कुछ सोच के ही दिया है हमें। अगर हम इस धरती पे आए ना तो हम कोई काम करने आए, कोई कार्य, कोई लक्ष्य है हमारे जीवन का, ठीक है, जिसे हमें अचीव करना है। Besides, we have no rights to lightly take away a life which we cannot give back। और हमें जो है हमारी कोई हक नहीं बनता कि अगर जिस जिंदगी को हम नहीं दोबारा ला सकते, जिसे जीवन नहीं प्रदान कर सकते, हम उसका जीवन ले लें। हमें हक नहीं दिया, ठीक है ना, ईश्वर ने। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक इंसान और हर एक कीड़े और जानवर की, राइट। तो इसी के साथ हम अपनी कविता वो करते हैं। दूसरा, एपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। में जो ये ब्लैक से लिखा हुआ है, मैं इसको इसे पढ़ रही हूँ। एपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द पोएट डायरेक्टली एड्रेसेस समवन हु इज एब्सेंट और समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये एक पोएटिक डिवाइस है। आपने पोएटिक डिवाइसेस करे हैं ना कविता में, जैसे आपने राइम स्कीम की, एलिट्रेशन किया, मेटाफर किया, सिमिली किया, आई थिंक आप लोगों ने किया है, पहले टीचर ने आपको कराया होगा। ऐसी इसके अंदर एपोस्ट्रोफी है। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है बेटा, वो भी एक तरह का गहना है जो हम कविता में डालते हैं उसको और आकर्षित बनाने के लिए, और मतलब जैसे कहते हैं ना हमारा आई कैचिंग की, मतलब हमारा एक हमें सुनने में अच्छी लगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई इंसान या कोई जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसे हम संबोधित कर रहे हैं, वो वहां पर नहीं है, एब्सेंशिया में वो वहां पर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक आपकी सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं हूं, ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे को
संबोधित करके मेरे से बात करने लगते हो, ठीक है, कि वंदना मैम ऐसे ये होना चाहिए, ये करना है, और मैं नहीं हूँ एब्सेंशिया में, तो वो क्या हो गया, एक एपोस्ट्रोफी। आप एड्रेस कर रहे हो किसी को जो वहां पर नहीं है। जैसे बोला टर्न टर्न दाई हेस्टी फुट असाइड, दूर करो अपना पैर, हटाओ हटाओ पैर अपना, ठीक है। हेस्टी का मतलब अपने जल्दी में पाँव मत आगे रख दो। लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे। अब यहाँ पे किसको बोला जा रहा है टर्न टर्न? आपकी जो शुरू की 4 लाइनें हैं इस कविता की, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ नीचे सो दैट आप देख सको। मैं इन फर्स्ट इन लाइन की बात कर रही हूँ बेटा, ये वाली लाइन्स की, ये वाली, ठीक है। टर्न टर्न दाई हेस्टी फुट असाइड, असाइड का मतलब एक तरफ करो, हेस्टी का मतलब जो जल्दी में पैर रखा जा रहा है। नॉर क्रश दैट हेल्पलेस वर्म, मत उसको क्रश करो, क्रश मतलब उसके ऊपर पाँव मत रख दो, उस कीड़े के ऊपर, वो तो मर जाएगा। अब फिर किसको कह रहा है कवि, पोएट किससे कह रहा है? कोई भी नहीं है, तो किसको एड्रेस कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है? तो एब्सेंशिया में, एब्सेंशिया का मतलब होता है जब वो इंसान वहां नहीं है और आप उसको एड्रेस करते हो, उसको संबोधित करते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा? एपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी। तो हमेशा ये याद रखना। तो कहते हैं द फ्रेम, ये लाइन जो है अगेन दोबारा बार बार इसको बोला है उसने, तो अभी मैं पहले फर्स्ट ये 4 लाइंस पढ़ रही हूँ। The frame thy scornful looks deride required a god to form. The poet asks us to stop our hurried steps. अपने जल्दबाजी में अपने कदम मत उठाओ, एंड नॉट क्रश द हेल्पलेस वर्म, उस ऐसे वर्म, ऐसा कीड़ा जो कि हेल्पलेस है, ठीक है, वो इतना नन्हा सा है, उसके अंदर तो जान ही नहीं है, और अगर आपने जल्दी में उसमें पाँव रख दिया तो वो तो मर जाएगा। इवन दो द वर्म लुक स्मॉल एंड वीक, अरे वो वर्म जो है, जो कीड़ा है, वो बहुत ही कमजोर है, बहुत छोटा सा है। इट्स बॉडी इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड हु हैज गिवन दैट फॉर्म, उसको वो जीवन, वो आकार किसने दिया है? किसने दिया वो आकार, फॉर्म किसने दिया है? भगवान ने, ईश्वर ने। जस्ट लाइक ही हैज गिवन इट टू अस, जैसे उसने हमें दिया है आकार, ऐसे उस कीड़े को दिया है। तो इन 4 लाइनों का यही अर्थ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे कि हम जैसे राइम स्कीम की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन से हम अक्षर हैं जिनको कि हम देखते हैं जो आखिरी के हैं, जैसे एसाइड, ये जो हमारे अक्षर है, एसाइड, वर्म, डिराइड एंड फॉर्म। तो इसमें क्या राइम क्या कर रहा है कि इन दो अक्षरों की जो ध्वनि है वो समान है, वो है एसाइड एंड डिराइड एंड वर्म एंड फर्म। फर्म, हम वर्म बोल रहे तो हम उसको फर्म बोल रहे हैं। ये एक पोएटिक लिबर्टी होती है जब हम उसको राइम करते हैं। वैसे तो हम इंग्लिश में उसको फॉर्म बोलेंगे, बट अगर हम फॉर्म बोलेंगे तो वॉर्म जो है वर्म बोला जाता है, हम कभी वॉर्म नहीं बोलते, बिकॉज वॉर्म मतलब गर्म रहना, WARM, ठीक है। तो जब वर्म बोलते हैं उसको हम उसी पोएटिक लिबर्टी लेते हैं और हम उसको फर्म बोलते हैं, ठीक है। और डिराइड का मतलब होता है कि गुस्से में, ये क्यों कीड़ा पैदा कर दिया ईश्वर ने, इसको मार दो, ऐसी गुस्सा डिराइड, ऐसे गुस्से में मत रहो, ठीक है, इतने गुस्से में अपना पैर मत रख दो उसके ऊपर। ना समझ आ गया आप लोगों को बेटा? चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव फ्रॉम whom दाई, अब दाई आ गया ना यहाँ पर, जो मैंने आपको बोला था आर्केक वर्ड्स, ठीक है। बीइंग फ्लोड a portion of his boundless love on that poor worm bestowed. bestowed का मतलब कुछ देना किसी के ऊपर, मतलब bestow, किसी को देना, कुछ करना, ठीक है। हमें लाइफ दिए, we have been bestowed with life and who has given us, किसने दिया ये जीवन? हमारे भगवान ने, ईश्वर ने। द कॉमन लॉर्ड, कॉमन का क्या मतलब? वो लॉर्ड जो कि सबका, वो ईश्वर जो कि सबका लॉर्ड है, सबका मालिक है, ठीक है ना। कॉमन मतलब सबका। of all that move, from whom thy being flowed. Now God is the Lord of all living things,
He gave life to us and also gave life to the worm. उसने, वही ईश्वर ने हम सबको जीवन दिया, हमें भी और कीड़ों को भी. A part of his great love is shared with every creature. और a part of his great love मतलब वो भगवान जो है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमें प्यार करता है कि हम इंसान हैं और हमें ही प्यार करते हैं, वो ईश्वर इन कीड़ों को भी प्यार करते हैं. ठीक है, उसी तरीके से जैसे वो हमें करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बनाए हुए हैं. with every creature, even the tiny worm, और एक छोटा सा कीड़ा भी क्यों ना हो, वो उसको भी बहुत प्यार करते हैं वो. ठीक है, सो a portion of his boundless love, कि वो जो boundless मतलब एक ऐसा प्यार जिसकी कि कोई सीमा नहीं है, बाउंडलेस है. ठीक है, कोई उसकी सीमा नहीं है. तो ऐसा लव, उसका, उसके हकदार उसका वो हम ही नहीं है बेटा. सिर्फ वी आर नॉट एंटाइटल्ड, हम ही को हक नहीं है कि हम ईश्वर का प्यार लें, ईश्वर के प्यार पे हमारा हक है. नहीं, भगवान ने जिस कीड़े को बनाया है उसको भी पूरा हक है कि वो ईश्वर से प्यार. ठीक है, इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट उस पे आते हैं. द सन, द मून, द स्टार्स, he made to all his creatures free and spreads over earth the grassy blade for worms as well as thee. अब आ गया आपका दी यहाँ पे. तो आपने कौन कौन से यहाँ पे आर्किक वर्ड्स देखे? वन वॉज दाई, फिर यहाँ पे बेस्टो, फिर आ गया आपका दी, दाउ. ठीक है ना, तो ये वाले शब्द आ गए. फिर वो कहता है गॉड मेड द सन, भगवान ने क्या बनाया है? सूरज. भगवान ने क्या बनाया है? मून, चंद्रमा. भगवान ने क्या बनाया है? स्टार्स. मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स किसने क्रिएट किया है? ईश्वर ने, भगवान ने. ठीक है ना, he made to all his creatures free, and भगवान ने हमें क्या दिया है? हम सबको फ्रीडम दी है, आजादी दी है. और अभी इसी आजादी की बात हम पिछले लेसन में कर रहे थे. नेचर हैज क्रिएटेड मेन एंड विमेन एज इक्वल्स, कि आदमी और औरत दोनों बराबर है, दोनों फ्री है. तो फिर इंसान और जानवर क्यों नहीं? इंसान और कीड़ा क्यों नहीं? ठीक है ना, तो वो भी तो, उनमें भी तो जान है. तो ईश्वर ने हम सबको फ्री बनाया है. भगवान ने ये नहीं कहा कि जी तुम जो किसी के अधीन हो जाओ. ठीक है, कोई तुमको कंट्रोल करने लगे, ऐसा नहीं है. एंड स्प्रेड्स ओवर द अर्थ द ग्रासी ब्लेड, ईश्वर ने पूरी अर्थ के ऊपर, ग्रासी ब्लेड का क्या मतलब है? क्या मतलब है? ग्रासी क्या है? ग्रास, घास, जो आप देखते हो बागीचे में. ठीक है, और ब्लेड होता है बेटा उसका, जो जब घास उगती है तो उसका जो एज होता है ना, हम उसको ब्लेड बोलते हैं, ग्रासी ब्लेड. तो जो ग्रास है वो भी उग रही है फॉर वर्म्स एज वेल एज दी, कि सिर्फ घास पे सिर्फ तुम ही नहीं चलोगे, तुम्हें ही हक नहीं है चलने का. वो घास में रह के घर बनाने का किसका हक है? एक वर्म का भी, कीड़ों का. चींटियां देखिए ना आपने, घास के अंदर कभी कभी घर बना लेती हैं ऐसे खोद खोद कर, देखा है ना. तो क्या सिर्फ तुम्हें ही हक है? You have the right to walk on the on the green grass. No, it is even the right of a worm. ठीक है ना. So God made the sun, the moon and the stars for everyone. जैसे ईश्वर ने सूरज, चंद्रमा और तारे, पूरा जो हमें आसमान में रात के, दिन और रात दिखाई देते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है. हम सोचते ना, हम सूरज हमें रोशनी दे रहा है, गर्माहट दे रहा है, हमें वो एनर्जी, हमारी सोलर एनर्जी हमें मिल रही है जिससे हम बिजली क्रिएट करते हैं, बिजली बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान ने हम ही इंसानों को ये सब दिया है. ठीक है, और मून से जो हमें शीतलता मिलती है रात के समय, और स्टार्स और मून मिलकर हमें जो है, अगर अंधेरे रास्ते में हमें रास्ता भी दिखाते हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बने. ये सब क्या है? ही ऑल्सो स्प्रेड ग्रीन ग्रास, का मतलब है कि सिर्फ ये 3 चीजें हमारे लिए नहीं बनी है, हमारा ही राइट नहीं है टू लिव. इट इज द वर्म्स राइट ऑल्सो टू लिव. तो उसने शुरू में क्या कहा? जल्दबाजी में अपना पाँव मत रखो वर्म पे कि वो छोटा है, कमजोर है, तो तुम उसको क्रश कर दोगे, उसको मार दोगे. नहीं, वो भी उतना ही हकदार है, उसका भी उतना राइट है टू लिव हिज लाइफ
जैसे कि हमारा है, एंड टू एंजॉय नेचर, ठीक है, जो ईश्वर ने जो नेचर के रूप में, प्रकृति के रूप में जो अपना प्यार दिया है, ये नेचर तो भगवान ने ही क्रिएट किया है ना, जो पहाड़ है, पेड़ है, पौधे, झरना, ये सब कहाँ है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, इट्स जस्ट, ये तो प्रकृति है, और प्रकृति को बनाने वाले कौन है, ईश्वर। तो सिर्फ हमें ही वो राइट नहीं है कि हम इस प्रकृति को एंजॉय करें या इससे हम अपना बेनिफिट, अपनी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करें, बल्कि इन कीड़े मकोड़ों को भी पूरा हक है, ठीक है ना। अब आपने ये भी सुना होगा, शायद पढ़ा होगा, कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज में अब तो काफी इस चीज पे कंट्रोल कर लिया गया है, कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं बेटा, जो कारखाने हैं, वहां पे जब काम होता है तो वहां से जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है, मतलब जैसे डाइज होती हैं, कलर्स होते हैं, और भी वेस्ट, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, उन सबको पहले क्या किया जाता था, पहले उनको नदियों में डाल दिया जाता था। अब नदी तो जाके रिवर्स तो जाके आगे सी से मिलती है ना, मिलती है ना बेटा, और सी जो किनारे पे होता है वो जाके ओशियन से मिलता है। तो जो ओशियंस है उसके अंदर तो बेटा मेरीन लाइफ है। क्या है, मेरीन, मेरीन का मतलब क्या होता है, जो पानी में रहती हैं मछलियां बेटा, उनको हम मेरीन लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था कि जो कितनी ऐसी मछलियां थी जिनके की जो वाइटल बॉडी पार्ट्स थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके सुनने की शक्ति, मतलब जैसे भी वो सुनते थे, उनके अंदर वो, जब वो इनहेल करते थे वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको, तो उससे उनके अंदर वो केमिकल्स चले जाते थे, जिससे कि कभी कभी उनकी देखने की, सुनने की शक्ति, और उनकी, वो कभी कभी मर जाते थे, रॉट हो जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो पानी, वो गंदा पानी उनके अंदर चला जाता था, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जो वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, कारखानों का, अब वो नहीं, अब फाइन लग जाता है अगर आप इस तरह से नदियों में डालो तो, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कितनी बार, अभी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा कि जो पॉलिथीन है, पहले वो मोटे वाले पॉलिथीन यूज होते थे, है ना, जिसके अंदर हम कभी कभी खाना ले आते हैं, कभी हम बाजार से सामान लेकर आते हैं, तो अब तो वो बैन कर दिया है। और अभी गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है इस चीज को पूरी सीरियसली लेने की, क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी इन चीजों को जब हम कचरे में फेंक देते थे, तो हमारी गाय, हमारे कैटल्स, हमारे जितने भी गाय, भैंस, बकरियां, ये सब जब कभी कभी वो खाते, आपने देखा गाय कभी कभी खाना ढूंढते हुए कचरे में की तरफ चली जाती है, तो उनके गलों में ये प्लास्टिक फंस जाता था। तो सरकार ने क्या कहा, से नो टू प्लास्टिक, कि आप प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करोगे, जूट बैग्स यूज करोगे, पेपर बैग्स यूज करोगे, और अगर प्लास्टिक यूज करना है तो वो वाला प्लास्टिक यूज करना है जो इजीली डिजॉल्व, खत्म हो जाता है। अगर आप इसको मिट्टी में डालते हो तो वो बहुत पतला होता है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो नहीं मानते, ठीक है। लेकिन हमें करना चाहिए क्या, ये सोच, हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए कि दूसरा चाहे मर जाए, चलो हमने तो जीना है, नहीं। ये सब गाय, भैंस, बकरियां, अगर हम वर्म्स की बात कर रहे हैं तो बेटा ये जानवर भी तो, उनको भी तो पूरा, उनको जीवन ईश्वर ने ही दिया है ना, जैसे हमें दिया है, तो उनको भी जीने का पूरा हक है। तो हमने ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल बेध्यान, ये माइंडलेसली हम चीजों को ऐसे फेंक दें और वो उनके गले में जाके अटक जाए और वो मर जाए, है ना। तो हम इन चीजों से बहुत कुछ सीखते। तो गॉड ने अगर चीजें बनाई है तो वो सबके लिए बनाई है और बराबरी की बनाई, ठीक है ना बेटा। फिर इसी के साथ हम आगे चलते हैं, और ये है हमारी आखिरी की 4 लाइनें। लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे, देयर लोली ब्लिस रिसीव्ड, ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दाउ कैन नॉट, कान को नो कैन का, ये कान, ये जो CANST कांट है, ये एक्चुअली इट्स कैन, जो हम कैन बोलते हैं, ठीक है। कैन नॉट गिव द लाइफ दाउ, और दाउ मतलब तुम, यू, फिर से आ गया वही आर्केक वर्ड आ गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे। लिटिल डे का मतलब उनकी छोटी सी जिंदगी है, उनकी हमारी तुलना में इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है बेटा। वो तो शायद आपने देखा होगा, जो एक कीड़े होते हैं वो सिर्फ शायद एक ही दिन जिंदा रहते हैं, है ना, 1 या 2 दिन,
और उसके बाद वो अपने आप ही मर जाते। तो भगवान ने, ईश्वर ने इनको बहुत छोटी सी जिंदगी दी है। द पोएट सेज दैट वर्म्स शुड बी अलाउड टू एंजॉय देयर शॉर्ट एंड सिंपल लाइफ। वो तो बेचारे एक छोटी सी साधारण जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें जीने दो, मत मारो उनको, एंड अलाउ, एंजॉय करने दो। वी शुड नॉट किल देम बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट लाइफ, ओनली गॉड कैन। सिर्फ ईश्वर है जिनको की हक है, जिनको राइट है किसी को भी ले जाने का इस संसार से, क्योंकि वही पैदा करते हैं, वही हमें जीवन दान देते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन ही इज गिविंग अस लाइफ, तो ही हैज द राइट टू टेक इट अवे, नो वन एल्स। हमारे अंदर वो, हमें वो भगवान ने राइट नहीं दिया, और अगर हम ऐसे काम करेंगे तो ईश्वर हमसे नाराज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आज आपको इसी के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें बताई। एक तो मैंने मैरीन लाइफ की बात बताई कि हमारे फैक्ट्री से जो ये जो है वेस्ट मटेरियल जो पानी में बहा दिया जाता था पहले नदियों में, उससे कैसे हमारी मछलियां जो है मर रही थी, डॉल्फिन्स जो हैं वो भी कम हो गए थे। डॉल्फिन्स देखिए आपने, इतनी सुंदर सुंदर जो होते हैं, जो मतलब बिल्कुल हार्मलेस होती हैं, किसी को काटती नहीं है, ठीक है, पर वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली। वो बहुत हमारी, मतलब उनको इंसान बड़े पसंद होते हैं, वो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हैं। और वो ऐसे पानी में ना, ऐसे पानी से उछल उछल के कलाबाजी खाती हैं, जैसे आपने देखा होगा सर्कस में। तो उनकी वो ऐसी डॉल्फिन्स जो थी वो भी अफेक्टेड थी, बैडली अफेक्टेड थी, वो भी मर रही थी। तो ऐसे तो फिर अगर हम इतना, अगर हम अपनी क्या कहते हैं बेवकूफियां अगर हम ऐसे करेंगे, और बिना बेख्याल होके, बेध्यान होके अगर हम इस तरह के काम करेंगे बेटा, तो जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, गॉड ने इस सबको किसी रीजन से बनाया है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इकोलॉजिकल अगर अगर हमारा बैलेंस खराब वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी इस फूड चेन के एक हिस्सा हैं, ठीक है, और हमारे भी हम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें नहीं मारना है, वो ईश्वर देखेंगे, उनको मालूम है कि कौन सा बड़ा जानवर छोटे को खा रहा है और उससे बड़ा उस बड़े को खा रहा है, ठीक है। तो हमें सबको जीवन जीने का हक है, इक्वल राइट टू लिव एंड अलाउ अदर्स टू लिव एंड लेट लिव। तो इसका हमारा क्या मॉरल बना, लिव एंड लेट लिव, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे ही खत्म करते हैं, संपन्न करते हैं, क्योंकि इसके आगे के जो हमारा जो पोर्शन है, जो एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। थैंक यू। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ और आपके साथ वो रिसोर्स मटेरियल भी शेयर कर रही हूँ जो कि पिछले लेसन से कनेक्टेड है और हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है ना। थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू वंदना मैम। थैंक यू मैम, बहुत इट इज सो, मतलब मैं ना